Hello everyone, welcome to online physics coaching class 11th physics unit number 1 physical world lecture number 1.4। पहले हमने दो फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज और दो फोर्सेस हमें डिस्कस करने, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड एक और है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप लेक्चर पूरा ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा 110%। ठीक है, क्लियर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। चलो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, strong attractive force which binds proton and neutron, proton and neutron, proton neutron टूगेदर इन द न्यूक्लियस। देखो, आप सबको पता है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होती है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन होगी, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा उनको आप क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इनको कंबाइनली हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। क्लास 12th के अंदर इनको हमें स्टडी करना है, क्लियर डिटेल में वहाँ पे स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे डिपेंड करती है। चलो, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको पता है दो पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी क्या होगी? रिपल्सिव होगी। लेकिन यहाँ पे दो पॉजिटिव प्रोटॉन है, उनके बीच में भी कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। क्लियर? ये जो फोर्स है आपकी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप जो भी तीन फोर्स अभी स्टडी करोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उन सब के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। It is 100 times stronger than the electromagnetic force, 100 times stronger. It is 10 to the power of 38 times stronger than the gravitational force. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्गर है? 10 to the power of 38 टाइम्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्गर है? 100 टाइम्स। फिर देखो नेक्स्ट, तो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे एग्जर्ट होगी? 10 to the power of -15 मीटर। मतलब अगर मैं एक न्यूक्लियस ड्रॉ करूँ और ये देखो इनके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो न्यूक्लियस की साइज़ होती है ना, वो होती है 10 to the power of -15 मीटर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फोर्स एग्जर्ट होगी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन सबसे शॉर्ट रेंज फोर्स है, विद इन न्यूक्लियस ही एग्जर्ट होगी। जैसे ही बाहर न्यूक्लियस से दूर जाओगे 10 to the power of -15 मीटर से, तो इनका क्या होगा? एक्सपीरियंस एकदम कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो एक्ट होगी वो कहाँ पे होगी? विद इन न्यूक्लियस एक्ट होगी, विद इन न्यूक्लियस एक्ट होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही आपकी न्यूक्लियॉन्स होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर। फिर देखो, attractive force but becomes repulsive when the distance between nucleons become less than 0.5 फर्मी। अगर दो न्यूक्लियंस है, अगर उनकी डिस्टेंस आपकी 0.5 फर्मी से भी कम हो गई, 0.5 फर्मी मतलब 10 to the power of -15 मीटर, अगर इनसे कम डिस्टेंस बनेगा तो ये फोर्स वहाँ पे क्या बन जाएगी? रिपल्सिव बन जाएगी। वैसे कौन सी है? बाय नेचर इट इज़ अट्रैक्टिव, लेकिन अगर ये डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस वहाँ पे बनेगा बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी रिपल्सिव। फिर नेक्स्ट, इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंटर टू सेंटर एग्जर्ट नहीं होगी। सेकेंड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो, आपने स्टडी किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, वो क्या थी? कंजर्वेटिव फोर्स थी। कंजर्वेटिव मतलब जिसका वर्क डन क्या होगा? पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव। मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगी वो क्या होगी? पाथ डिपेंडेंट। वो क्या होगी? पाथ डिपेंडेंट। क्लियर। चलो, फिर नेक्स्ट, चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब
अगर दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स एग्जर्ट होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स एग्जर्ट होगी, या तो दो न्यूट्रॉन के बीच में एग्जर्ट होगी ये फोर्स, तो वो क्या रहेगी, तीनों के लिए क्या बनेगी, सेम फोर्स बनेगी। ठीक है, तो ये देखो कहाँ पे आपको मिलेगी, तो इनकी वजह से आपकी न्यूक्लियस है, ठीक है, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बॉन्डेड है। फिर देखो ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, उनसे आपकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिफाइन होगी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा इनका जितना ज़्यादा ये सफिशिएंट होगा टू बाइंड अप द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या तो न्यूक्लियॉन्स टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस, तो उतनी ज़्यादा आपकी न्यूक्लियस क्या रहेगी, ज़्यादा स्टेबल रहेगी। लेकिन जब उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, मतलब कि ये फोर्स आपकी क्या बनेगी, इनसफिशिएंट बनेगी, तो वो क्या दिखाएगा, रेडियो एक्टिविटी, मतलब अल्फा बीटा गामा को वो क्या करेगा, अमिट करेगा। तो रेडियो एक्टिविटी ऑफ हेवियर न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आपकी जो हैवी एलिमेंट है वो अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जितनी सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है, उतनी है नहीं, तो वो अल्फा बीटा गामा को वहाँ पे क्या करेगी, एमिट करेगी। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट फोर्स है अपना वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो देखो उनका डेफिनेशन, फोर्स अपीयर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब जहाँ पे आपका अल्फा बीटा गामा एमिट हो रहा था, और उनके अंदर पर्टिकुलर जब आपकी कौन से एमिशन होगी, बीटा एमिशन होगी, बीटा डीके होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब सबको पता है, ठीक है, वो वाली सब एटॉमिक पार्टिकल जिनका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, या तो मैं बोलूँ कि विच आर नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो जब न्यूक्लियर प्रोसेस होगी तो उनका जब बीटा डीके होगा, उनके अंदर जब बीटा डीके होगा, तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल वहाँ पे इमिट होगी, तो उनके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होगी दैट विल बी वीक न्यूक्लियर फोर्स। वो कौन सी फोर्स होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो यहाँ पे इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज लेस पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो बीटा डीके भी आप आगे जाके 12th में स्टडी करो कि बीटा डीके आपकी दो टाइप की होगी, एक बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। तो बीटा माइनस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, बीटा प्लस के अंदर आपको पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो मिलेगा। ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होती है तो वो कौन है, आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, ये जो आपकी फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बट इट इज़ ऑल्सो वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स थी आपकी, तो सीधी बात है उनसे क्या रहेगी, वीक। ये कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे आपका बीटा प्लस डीके होगा, या तो मैं बोलूँ जहाँ पे आपकी क्या हो, बीटा माइनस डीके, तो वहाँ पे ये वाली फोर्स आपको मिलेगी। ठीक है, बीटा प्लस डीके के अंदर क्या होगा, पॉजिट्रॉन विथ न्यूट्रिनो, एंड बीटा माइनस के अंदर क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विथ न्यूट्रिनो। क्लियर। दिस फोर्स इज 10 to the power of 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्गर है, 10 to the power of 25 टाइम्स। और उनकी रेंज भी देखो कितनी है, 10 to the power of -15। मतलब ये कौन सी है, न्यूक्लियस की रेंज है। ठीक है, वहीं तक ये एग्जर्ट कर पाएगी, इनसे ज़्यादा फोर्सेस वो ज़्यादा डिस्टेंस पे, ज़्यादा रेंज पे एग्जर्ट नहीं होगी। तो ये आपकी क्या होगी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, चलो ये क्या होगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आपने पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्टडी किया, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं एक टेबल बना के दूंगा आपको, चारों फोर्सेस के वहाँ पर रेंज मिलेगी आपको। ठीक है, उनका कॉज क्या है, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो वो टेबल आप लर्न कर लेना। ठीक है, तो आपकी सारी फोर्सेस हो जाएगी। चलो, थैंक यू।